स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके की कंपनी आपको सूट करेगा। पहली ऑप्शन हमेशा आती है सोलो प्रोप्राइटरशिप। काफ़ी छोटी है, आसान है, कंप्लीटली कंट्रोल आपके पास रहेगा, आप अकेले डिसीजन मेकर रहेंगे, साथ ही साथ रिस्क भी पूरा आपका रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी ओनरशिप आपकी, पूरी मैनेजमेंट आपका, पैसे आपके, और आपके अलावा कोई और डिसीजन मेकर इस कंपनी में है नहीं। तो यहाँ पे दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जब आप और आपकी कंपनी के बीच में ना कोई फ़र्क नहीं है, मगर किसी को अगर आप बोलोगे प्रोपरेटर हूँ तो आप ही कंपनी हो, या अलग कोई डिफरेंशिएट होता ही नहीं है। तो ये मेन आप दिमाग में रख लीजिए। जब भी आप कोई भी एक सोलो प्रोपरेटरशिप आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो या कंपनी को रजिस्टर कर रहे हो, तो एक चीज़ मान लेना, आप और आपकी कंपनी में कोई फ़र्क नहीं है, आप अकेले ही कंपनी हो, राइट। और काफ़ी कम कंप्लायंसेस है इसमें, ज़्यादा कंप्लायंसेस की इश्यूज नहीं है। जो भी कंप्लायंसेस साफ सीधा है और बहुत कम खर्चे लगते हैं। शुरुआत करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होती है। हाँ, रिस्क भी समझ लीजिए, बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं। और काफ़ी आसान प्रोसेस है, ज़्यादा कंप्लायंसेस है नहीं। और ये नॉर्मली छोटे कंपनी के लिए या शुरुआत की कंपनी के लिए बहुत बेहतर है। और ऐसा कोई एम्प्लॉयज़ का सिर्फ 5 का कोई लिमिट नहीं है, मगर आप छोटा कंपनी के हिसाब से 5 लोगों की रख सकते हो। ये क्या आपको सुटेबल है या नहीं है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। किन के लिए सुटेबल है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप देख लो, ये आपके लिए सुटेबल रहेगा। अगर आप एक छोटी कंपनी शुरू करना चाहते हो और अपने पैसे से शुरू करना चाहते हो, किसी और का पैसा आप यहाँ पे नहीं ले रहे हो, तो फिर ये आपके लिए सुटेबल है। दूसरी, सर मुझे पूरी कंट्रोल चाहिए कंपनी की, मेरी डिसीजन को कोई क्वेश्चन ना करे, जो मैं करूँगा वही सही है, मुझे कोई मेरी डिसीजन में कोई आके बाधा ना डाले, ऐसी वाली कंपनी मुझे चाहिए। तो प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास जो आपकी पर्सनल सेविंग है वही आप फंड कर सकते हो, उसी को आप क्रेडिट ले सकते हो। और अगर आपको लोन चाहिए प्रोप्राइटरशिप में, वो भी आप ही के हैसियत के हिसाब से लोन मिलेगा, और कोई चीज़ यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो करते हैं नॉर्मली रिटेल के लिए, छोटी एक्सपोर्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए नॉर्मली कंपनीज यूज़ होते हैं। और ये किन के लिए सुटेबल नहीं है, जो लार्ज ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, 200-300 लोगों को खड़ा करके काम चलाना चाहते हैं, तो बात अलग है। अगर आप 200-300 लोगों को खड़ा करना चाहते हो और साथ में तोड़ के अलग अलग सी एंटिटी बनाना चाहते हो, तो प्रोप्राइटरी ठीक है। मगर आप 200 इकट्ठा ही चलाना चाहते हो, तो फिर ये थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है। और दूसरा, अगर आप किसी प्राइवेट फंडिंग लेना चाहते हो, अब मान के चलिए प्रोप्राइटरी कंपनी है आपकी, और आप मेरे से पैसे मांगते हो एक प्रोजेक्ट के लिए, और मुझे उसके एक्सचेंज में इक्विटी देना चाहते हो। प्रोप्राइटरशिप में इक्विटी का ऑप्शन होता नहीं है, आप किसी को कंपनी के हिस्सेदारी नहीं दे सकते। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोप्राइटरशिप में मैं अकेला ही कंपनी हूँ, तो इसमें कोई और चारा नहीं है। तब ऑटोमेटिकली आप ही कंपनी हो और आपकी हिस्सेदारी हो नहीं सकती, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आप ही का रहेगा। तो इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए प्रोप्राइटरशिप बाहर की फंडिंग नहीं उठा सकते, ये आप ध्यान रखिए। और दूसरा, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी आएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। ये पूरी शेयर्ड ओनरशिप सब आपका रहेगा। और यहाँ पे अगर आपको किसी को ओनरशिप देना है, जैसे मैंने बोला स्टेक देना है, वो नहीं हो पाएगी। और दूसरा, ये कोई बिजनेस आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मैं बिजनेस मेरे बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये बिजनेस बच्चों के लिए नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही अगर आपका मौत होता है, एनी रीज़न, ये कंपनी आपके साथ बंद हो जाएगा, क्योंकि आप ही कंपनी है, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए ये कंपनी में हिस्सेदारी या कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते। जैसे ही आप चले गए, आपके साथ ये कंपनी भी चला गया, क्योंकि इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है, या इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं होता है। इसमें एडवांटेजेस क्या है, एक तो इजी सेटअप है, ज़्यादा कंप्लाइंसेस की डॉक्यूमेंट नहीं है, झंझट नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स देनी होगी, और उसमें से आपको एक जीएसटी और उद्यम आधार मिल जाएगा, तो फिर आपका अपना काम शुरू हो जाता है। तो लो कंप्लाइंसेस हैं, काफ़ी कम कंप्लाइंसेस इश्यूज हैं यहाँ पे। जो कंपेरेटिवली आप प्राइवेट लिमिटेड को कंपेयर करोगे तो इसका कंप्लाइंसेस कुछ नहीं है। और
यहाँ पे कोई रेगुलर ऑडिट्स या टर्नओवर मतलब रेगुलर ऑडिट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर एक है कि यहाँ पे अगर आप 20 लाख के नीचे आपका ट्रांजैक्शन है फॉर सर्विसेज, तो फिर आपको जीएसटी चला सकते हो। जैसे ही आप 20 लाख के ऊपर, सर्विस इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, सिर्फ सर्विस कर रहे हो, तो 20 लाख के ऊपर जैसे ही चला जाता है टर्नओवर, तो आपको ये मैटर करेगा कि आप ये जीएसटी जो सर्टिफिकेशन है, इसके लिए आप कंप्लायंसेस मैनेज करना पड़ेगा और उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गुड्स के लिए, स्पेशली जो गुड्स में काम करते हैं, अगर उनका 40 लाख के ऊपर बिजनेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ेगा और आपका प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। 20 लाख सर्विस के लिए, 40 लाख गुड्स के लिए। सर्विस और प्रोडक्ट बिजनेसेस आप समझते होंगे, जो प्रोडक्ट में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो शुरुआत में आप जीएसटी प्रोप्राइटरशिप में रख सकते हो। जैसे ही 40 लाख का टर्नओवर हो जाता है साल भर में, तो उसको आप प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करना मैंडेटरी रूल है, ये आप ध्यान रखिए। ये बार बार बदलता रहता है। जब भी अगर आपने ये रिसेंटली वीडियो देख रहे हो तो यही रूल है। अगर कुछ टाइम के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक बार देख लेना, आपके सीए से पूछ लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी अपना वैल्यूएशन चेंजेस ऊपर नीचे करते रहता है, ये थोड़ा आप देख लीजिए। दूसरा, इसमें कंप्लीट कंट्रोल आपका रहेगा। देखो क्या होता है ना, स्टीव जॉब्स को ना अपनी एप्पल कंपनी से किसी ने लात मार के बाहर निकाल दिया, राइट? क्योंकि क्या था, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और बोर्ड मीटिंग में मीटिंग किया कि सीईओ को हटाना है, तो स्टीव जॉब्स को निकाल दिया कंपनी से। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना है, तो फिर पूरी कंट्रोल आप अपने एंड पे रखिए और 40 लाख के नीचे टर्नओवर रखिए, तभी आप ये कंट्रोल कर सकते हो। वरना क्या होगा, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब कोई हिस्सेदारी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम खर्चे हैं, बहुत कम, मतलब लिटरली आप मान के चल सकते हो 10-15 हज़ार में ना आपका पूरा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। एक बार का रजिस्ट्रेशन का छोटा मोटा रकम रहेगा, फिर उसके बाद पूरा साल भर का आपको 10 या 12 हज़ार रहेगा एक अच्छा खासा सीए से, और आपका खर्चा निकल जाएगा। दूसरा, डिसीजन आप खुद लेने वाले हो, आपको पता रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब शेयर होल्डर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, या 4 लोगों को पूछना पड़ता है, जैसे हमारी कंपनी में होती है, मैं कुछ बोलूँ फिर 4 लोगों से पूछनी पड़ेगी। मगर अगर आप प्रोपरेटर हो तो आपको कोई किसी को पूछना ही नहीं है, आप खुद डिसाइड कर दिया, हाँ ठीक है आगे बढ़ो, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पे दूसरा, इसमें देखो सब फायदा तो नहीं मिलने वाला, कुछ तो रिस्क आएंगे ही साथ में। तो इसमें क्या रिस्क है, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, मतलब आप खुद कंपनी हो, जो कंपनी का घाटा आपका घाटा, आपका घाटा कंपनी का घाटा, जो भी नुकसान कंपनी का होगा, कोई डैमरेज आएगा, रिस्क आएगा, लोन का रिकवरी आएगा, कुछ भी आएगा या लॉसेस होगा, ये पूरा आपके पर्सनल बिलोंगिंग भी जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं, ये तो मेरा पर्सनल एफडी है। पर्सनल किसनल कुछ नहीं होता है प्रोपरेटर में। प्रोपरेटर का मतलब यही है कि भाई तुम ही कंपनी हो और तुम ही बिजनेस हो, पूरा मतलब जो भी आपका है वो कंपनी का है और जो भी कंपनी का है वो आपका है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जो लॉस आएगा सीधा छाती पे आके बैठेगा और पूरा आपका पर्सनल भी लेके जाएगा। तो इसलिए संभाल के, अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में काम कर रहे हो जिसमें ज़्यादा रिस्क है, लॉस आने का चांसेस ज़्यादा है, और कर्जा लेने के बाद वो आपके पर्सनल बिलोंगिंग टच हो पाएगा, तो फैमिली को रिस्क में मत डालना, प्रोप्राइटरशिप मत करना, राइट? सो दूसरी, पर्सनल एसेट कैन बी रिस्क, ठीक है। दूसरा आता है डिफिकल्टी इन राइजिंग फंड्स, क्योंकि देखो अगर मेरी हैसियत है मुझे कोई भी पैसा दे देगा, अगर मेरी हैसियत नहीं है तो कोई भी पैसा नहीं देगा। तो जब मैं खुद ही कंपनी हूँ तो मेरे पे भरोसे पे काम होगा। सर किस तरीके की, बैंक को फ़ोन करिए पूछिए उनको, सर मुझे लोन चाहिए, सर किस तरीके की कंपनी है आपकी, सर प्रोपराइटर, सर आपका 3 साल का आईटीआर लगेगा, क्यों? वो आपका हैसियत देखना चाहते हैं कि ये 3 साल में आपने कितना कमाई किया। तो अगर आपका आईटीआर ठीक है, अच्छा खासा कमाई हो रहा है, तो फिर वो बोलेंगे सर अब आपका 40 लाख का इनकम हो रहा था, हम आपको इतना 10 लाख का लोन देंगे और ये ब्याज पे देंगे। तो ये पूरी डिस्कशन हो जाएगी। ये पूरा करके आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका आईटीआर ठीक नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हो, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बैंक वाला आके आपको लोन देगा। काफ़ी लोग, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है बोलते हुए, अरे अरे नई कंपनी को भी लोन मिल जाता है। काफ़ी बार गवर्नमेंट स्कीम के अंदर किसी को मिला हो बात अलग है, मगर जनरली नहीं मिलता है। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कहीं काफ़ी जगह मैंने भी लोगों के लिए चेक करवाया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने सारे रिजेक्ट करे हुए हैं, कोई भी फंडिंग्स ऐसे मिलता नहीं है। आप देख लेना एक बार, अगर फैमिली में या दोस्तों में कोई पैसा दे रहा है बात अलग है, वरना तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है।
और इसमें मेन डिसएडवांटेज यही रहता है कि कल आप ये सोचते हो कि सर अगर मुझे कुछ हो गया, अभी बिजनेस में इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाऊँ। प्रोप्राइटरी बिजनेस बीवी बच्चों के लिए नहीं है, खत्म हो जाता है, जैसे आप खत्म आपके साथ बिजनेस भी खत्म। क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला या इसके बिजनेस का आप दावा करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आप ही कंपनी हो, जैसे आप खत्म तो कंपनी आपके साथ खत्म हो जाता है। तो ये रिस्क आपके लिए रहेगा। अगर आप ये सोच रखते हो कि ये मुझे बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, ये नहीं पॉसिबल है, इसको आप ध्यान में रखिए। दूसरा, लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें ज़्यादा नहीं आप बढ़ सकते हो क्योंकि 40 लाख का ही लिमिट है। जैसे ही 40 लाख पार हो गया तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी रूल है। और इसके नीचे अगर आप इसको मानते हैं लोग, जब भी आप किसी को बोलते हो ना कि किस तरह की कंपनी है, सर प्रोप्राइटरशिप है, नहीं यार तो देखते हैं, राइट। तो इसका क्या होता है, ये नॉर्मली अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आता है क्योंकि जो भी प्रोप्राइटरशिप कंपनीज होते हैं ना, ये इंडिविजुअली ऑपरेट होते हैं। देखो क्या होता है ना, काफ़ी बार बड़े बड़े कंपनीज भी प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खुलवाते हैं ओनली बिकॉज थोड़ी बहुत कहीं पे टैक्स बेनिफिट मिलता होगा या कहीं कोई स्कीम निकल गया वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप के लिए बेनिफिट है, तो वो लोग भी अपना प्रोप्राइटरशिप तो खोल के रखते हैं। मगर इसका बेनिफिट भी होता है, मगर आप क्या कर रहे हो ये आपको मैटर करेगा। आपका सीए से एक बार बात कर लेना जो फाइनेंशियली साउंडेबल है। अगर इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, और इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे सीए ने मुझे डिटेल्स दी हुई है, जो लीगल एंटिटी है और वो ग्लोबली वेल सेटल्ड कंपनीज है। तो इसमें अगर कोई भी आपका सीए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, काफ़ी सीएस तो फिरकी लेते हैं। मेरे एक क्लाइंट को उन्होंने कम से कम 3 महीने के लिए सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ी थी, 3 महीने उन्होंने रुका दिया जस्ट सेइंग दैट आधार और पैन कार्ड में नाम मैच नहीं हो रहा। ठीक, एक तो वो दिक्कत, चलो ठीक है पैन कार्ड का नाम चेंज करा दो या आधार कार्ड में नाम अपडेट करा दो। क्योंकि क्या होता है ना, एक जगह मेरा आधार कार्ड में है रोहित देसाई, दूसरी जगह आता है रोहित भाई देसाई। अरे रोहित भाई और रोहित दोनों सेम नहीं होते हैं, रोहित का मतलब रोहित ही होना चाहिए और एक स्पेलिंग भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। काफ़ी लोगों में क्या होता है ना, जैसे नॉर्मली पुरानी फैमिलीज में कि नाम हम कैसे भी बदल देते हैं कि थोड़े बड़े बड़े होते हैं, हाँ भाई अपने आप लग गया, अरे रोहित भाई रोहित भाई रोहित भाई देसाई। अरे रोहित भाई देसाई के वो लीगल एंटिटी नाम तो नहीं है। अभी यहाँ पे कहीं पे पुराने नामों में ना राव लगते थे, तो ये राव जो लगाते हैं या भाई जो लगाते हैं, ये ऑटोमेटिक बहन जो लगाते हैं उषा बेन देसाई, अरे ऑटोमेटिकली आप लोग बहन भाई जो आप नाम में जोड़ देते हो ना, वो बड़ा दिक्कत है। नाम में बुलाने में भाई बहन जो भी बुलाना है बुलाओ, मगर जब आप लीगल डॉक्यूमेंट में एक जगह आप रोहित देसाई लिखते हो, दूसरी जगह रोहित भाई लिखते हो और आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका मैच नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके लिए बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे वाले एंटिटीज़ में या ऐसे वाले बिजनेस में आपको हमेशा रिस्क फैक्टर रहेगा। तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ठीक से संभाल लीजिए। दूसरा, सीए को बेवकूफ़ बनाने मत दीजिए क्योंकि काफ़ी ऐसे सीए होते हैं सिर्फ टाइम वेस्ट कराते हैं। एक बंदे का 3 महीने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट डिफरेंशिएशन की वजह से उसने रोक दिया, दूसरे 3 बार जीएसटी रिजेक्शन करा दी, और कुछ लोगों ने सिर्फ घर में बिजनेस चला रहे हैं इसकी वजह से जीएसटी नहीं दिया। घर में भी, घर के नाम पे भी जीएसटी मिल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपका जो भी सीए है अगर बेवकूफ़ बना रहा है, जो भी मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ और बोल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे ऑफिस में बात करिए, हम लोग आपके लिए करवा के देंगे, उसका कोई चिंता करने को आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगी। पहली चीज़ जैसे मैंने बता रहा था, पैन कार्ड लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर प्रोपरेटर है आपके लिए अलग सा पैन कार्ड नहीं निकलेगा, जो पैन कार्ड आपका है वही पैन कार्ड कंटिन्यू होगा। जैसा मैं बता रहा था, आप ही कंपनी हो और कंपनी आप हो, तो उस हिसाब से आपका पैन कार्ड ही लगेगा, इसमें कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए, एक तो जीएसटी करानी पड़ेगी और दूसरा उद्यम आधार जो फ्री में मिलता है वो भी करवाना पड़ेगा। और इसमें और एक आपको चीज़ मिलेगा आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो भी 500 रुपये में आराम से निकल के आएगा। 500 रुपये अगर आप खुद करते हो, मगर आप सीए से कराते हो तो थोड़ी चार्जेस पड़ेगा उधर। प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे दो, म्यूनसिपल का खाता दे दो या इलेक्ट्रिक बिल दे दो। अगर आप रेंट में हो या लीज में हो उसके लिए अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स लगेगी, वो आपके सीए आपको बता देंगे कि क्या फॉर्मेट में है, क्या एग्रीमेंट चाहिए, उसके हिसाब से आप दे सकते हो। अगर आप घर से चलाना चाहते हो और घर आपका भाड़े का है, अगर वहाँ पे कहीं पे भी क्लॉज लिखा है कि ये
बिजनेस पर्पज के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो तो फिर वो अग्रीमेंट आपके लिए काटेगा। तो फिर आपके ओनर को बोलना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ आप निकालो तो मैं इसको बिजनेस पर्पज में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो फिर वो डिक्लेरेशन आप दे सकते हो। वरना क्या होगा कि जीएसटी वाले आपको शोकस नोटिस भेजेंगे, फिर उसके लिए आप जवाब दोगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, राइट। दूसरा, बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। जो मेनली जीएसटी सर्टिफिकेट का मिल गया, जीएसटी सर्टिफिकेट बैंक वालों को दे दो और बैंक वाले आपको अकाउंट्स खुलवा के दे देंगे, और फिर वो बैंक डिटेल्स आप जीएसटी खाते जो डैशबोर्ड में रहेगा वो आपका सीए अपडेट कर देगा। वो मैंडेटरी है, क्योंकि 14 दिन या 15 दिन कुछ टाइम मिलता है टू अपडेट द बैंक अकाउंट, तो इतने दिन के अंदर ही बैंक अकाउंट करवा देना, वरना आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और जो पैसे आप सीए को देते हो ना वो कभी रिफंड नहीं आते हैं, थोड़ा ध्यान रख के काम करना, क्योंकि आपका पैसे चले जाते हैं। दूसरा, फोटोग्राफ, जो आपकी फोटोग्राफ चाहिए, और एक कैंसिल बैंक अकाउंट की, जो बैंक अकाउंट मिलती है उसकी चेकबुक मिलेगा, उसका एक कैंसिल चेक दे देना। कैंसिल चेक लोगों के लिए कंफ्यूजन है, क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो चेक है उसके ऊपर काट मारो और कैंसिल लिखो, उसी को कैंसिल चेक बोलते हैं। कोई लोग ना गूगल में ढूंढना शुरू करते हैं कि व्हाट इज कैंसिल चेक, ऐसा कुछ नहीं है। जो चेक पे कैंसिल करके लिख के 2 काट मार दो, उसी को कैंसिल चेक बोलते हैं। दूसरा, अगर जीएसटी वाले कोई डिक्लेरेशन मांगते हैं या एनओसी मांगते हैं फ्रॉम योर लैंड ओनर, अगर आप रेंटेड पे हो, अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो कोई चिंता नहीं है, अगर आप रेंटेड पे हो तो एनओसी, डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए होगा, वो आप अपने सीए को प्रोवाइड करवा दीजिए, तो सीए आपके लिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स करवा के दे देगा। तो अगला स्टेप क्या करना है, एक पैन कार्ड और आधार कार्ड ले लीजिए, अगर है नहीं तो, अगर है तो फिर सीधा सीए से बात करिए। जीएसटी का टर्नओवर अभी तो पता नहीं है, नया कंपनी है तो अभी मुझे नहीं पता सर कितना टर्नओवर होगा। ठीक है, 1 साल का तो लिमिट है ना, तो 40 लाख तक चलते रहो, फिर बाद में देख सकते हैं। एक बैंक अकाउंट खुलवा दो प्रोपरेटर के नाम पे, और मतलब कंपनी के नाम पे प्रोपरेटर का नाम रहेगा और कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन रहता है। अंडर देखो, अगर शॉप और एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपको ऑफिस करना है, घर से नहीं करोगे, या वर्चुअल ऑफिस नहीं लेना चाहते हो, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सर अभी मैं क्या करूँ कि मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट मिले और मेरी घर पे ही मिल जाए, तो ये सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करो, वो हो जाएगा। दूसरा, उद्यम आधार फ्री में मिलता है नॉर्मली, आप अगर आपके सीए को अगर बोल दोगे वो करवा के दे देंगे। फिर कंप्लायंसेस यहाँ पे क्या क्या लगती है सोलो प्रोप्राइटरशिप में। एक तो आपको इनकम टैक्स तो फाइल करना पड़ेगा, ITR 3, ITR 4, वो आपका सीए आपको बताएगा कौन सा फाइल करना है, उसके हिसाब से आपको फाइल करनी है। जीएसटी में 2 तरीके होते हैं, एक होता है मंथली फाइलिंग, दूसरा होता है क्वार्टरली फाइलिंग। अगर आपका टर्नओवर क्या है उसके हिसाब से आपको जीएसटी का क्वार्टरली चुनना पड़ेगा। मैं शुरुआत में बोलता हूँ थोड़ा खर्चा कम रखने के लिए आप क्वार्टरली चुनो। आपका सीए कुछ भी बोले सर मंथली करो, खिचखिच नहीं रहना। देखो क्या होता है ना, सीए को हम पैसे कब देते हैं, जीएसटी फाइल करने के लिए, राइट। तो महीने में 2 फाइलिंग्स होते हैं। अगर वो 500 रुपये या 1000 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, तो मान के चलो महीने का दो फाइलिंग हो रहा है, तो 1000 रुपये वहाँ पे हो रहा है, बरोबर। तो क्या होगा कि आप क्वार्टरली करो, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में। कितने क्वार्टर्स होते हैं साल में? 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के हर एक क्वार्टर रहेगा। मान के चलिए अप्रैल मई जून, राइट, अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया। 3 महीने के सामने आपको अप्रैल मई जून का फाइलिंग कब करोगे, जुलाई में करोगे, राइट। जुलाई 15 तक आपको सारा फाइलिंग करना पड़ेगा। वो डेट आपको बता देंगे कि कौन सा जीएसटी कब कब भरना है। एक 10 तारीख को भरना होता है, एक 20 तारीख को कुछ अंदर भरना होता है, वो आपको सीए बता देगा। तो वो 3 महीने में अगर आप करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो स्लैब है वो क्वार्टरली करने की वजह से आपके खर्चे कम आ जाते हैं, राइट। क्योंकि क्या होगा, 3 महीने में 3 बार करा रहे हो तो कितना, 4 बार ही तो करनी है, 4000 का खर्चा पड़ेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6500 अगर आप क्वार्टरली कराते हो। अगर महीने भर में कराते हो, देखो कोई मेरे सर बार बार मेरा कोई परचेज हो रहा है, परचेज मुझे इनपुट लेनी है, क्रेडिट इनपुट लेना है, तो फिर आपको महीने में कराना बेहतर है, क्योंकि वो इनपुट्स कभी कभी अगर आप क्लेम नहीं करते हो कहीं पे मिस आउट होने के चांसेस होते हैं। मुझे एक्जैक्टली जीएसटी ऑपरेशन नहीं पता, मगर आप देख लीजिए, आप सीए से बात कर लीजिए, वो आपके लिए प्रॉपरली हेल्प कर देंगे। दूसरा, टीडीएस देख लेना कि अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो फिर उसके लिए भी बात कर लेना, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, नॉर्मली कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंसेस, अगर आपका बिजनेस कोई ऐसे लोकेलिटी में है, ऐसी चीज़ों में है जहाँ पे थोड़ी परमिशन नहीं मिल सकता है, ऐसा कोई रेजिडेंशियल्स है, तो फिर वो आप देख लीजिए वहाँ पे कोई इशू तो नहीं है या वैसे वैसे, राइट। क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल होता है, तो फिर वो देख लीजिए। आखिर में यही बोलना चाहता हूँ कि प्रोप्राइटरशिप में बेहतर है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, सर मुझे कल पता नहीं कहाँ तक मैं जा पाऊँगा, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है,
अभी मैं शुरुआती प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मैं भी नॉलेज गैदर कर रहा हूँ और मुझे प्रोडक्ट डेवलप करने में और 1 साल लगेगा। तो फिर पता नहीं कोई ऑर्डर आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैं अभी जीएसटी रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है तो जीएसटी कर लीजिए। जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, जब आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू होता है तो फिर आप आगे की कंपनी का प्लान कर लेना। शुरुआत में मैं बोलता हूँ इतना रिस्क तो कोई नहीं लेंगे, जो अनकैलकुलेटेड रिस्क मतलब करोड़ों में लॉस होके मेरा घर का पूरा घर बिक जाएगा, ऐसा तो कोई रिस्क तो हम लेंगे नहीं। तो उसमें क्या होगा कि प्रोप्राइटरशिप ले लो, 40 लाख के अंदर लिमिट देख लेना कि 40 लाख तक अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर देंगे, मगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 99% प्रोप्राइटरशिप पे भी बिजनेस चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर मुझे किसी का और के पैसे चाहिए, मेन चीज़ तो वो है ना, पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। अभी अपना पैसा लग रहा है, उसके साथ ही साथ मैं किसी और का भी पैसा लगवा रहा हूँ और उसको कुछ देना है, हिस्सेदारी देनी है, तो फिर क्या करो सर, इक्विटी देनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड मैंडेटरी है। एक दो चीज़ है, आप कंट्रोल कैसा रखना चाहते हो, दूसरा पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो, ये दो चीज़ें पे पूरा डिपेंड होगा। रिस्क वगैरह हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बाकी आप ये ओवरऑल देख लीजिए, राइट। तो इसके अलावा जेबी एक्सपर्ट्स आपके लिए इस चीज़ में क्या कर सकता है, पूरी कंपनी फॉर्मेशन हम करवा के दे सकते हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो प्रोफेशनल है, वो आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको दुनिया में कोई, आपके नज़दीक में कोई अच्छा सीए नहीं मिला तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी सीए की टीम है, तो उनसे मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ। वो आपको पूरा प्रोफेशनल सर्विस देंगे और जो भी तकलीफ आएगी आप हमें बोल सकते हो, हम उनसे दोबारा बात करके आपके लिए सेटल आउट करके दे सकते हैं, राइट। तो ये पूरी हमारे से सपोर्ट रहेगी एज ए एडिशनल। तो अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी सवाल का जवाब देने के लिए ट्राई करूँगा। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। हर दिन वीडियो आ रहे हैं तो सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।